हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे जो बुक है अपनी उसके क्वेश्चंस को। आज हम डिस्कस करने वाले फिफ्थ चैप्टर जो है अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ। देखो दो चैप्टर है हमारे पास, एक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, गतिशील या गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फोर्थ चैप्टर में जहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, वहां करंट जरूर आता था। बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ी हमने। कौन से चैप्टर के अंदर? फोर्थ चैप्टर में। क्योंकि चार्ज का मोशन, आवेश गति करने लग जाए या तो मतलब क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह, और आवेश के प्रवाह को ही क्या बोला जाता है? धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं हम? करंट या धारा बोलते हैं। तो करंट के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था? जैसे स्ट्रेट वायर के लिए या फिर किसी के लिए भी बी बराबर, जैसे बायोसावर्ट लॉ की बात करें, क्या होता था? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो अगर करंट को हम जीरो कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सोलेनोइड परिनालिका के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। उसके अंदर भी अगर करंट जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? जीरो। एम्पियर्स लॉ क्या हुआ करता था हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मतलब बी वेक्टर डॉट डीएल किसके इक्वल आता था? म्यू नॉट सबमिशन आई। तो कहीं भी अगर करंट जीरो हो जाता फोर्थ चैप्टर में, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही थी? जीरो। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ, मतलब पदार्थ के कारण चुंबकत्व है। मैग्नेटिज्म तो यहां भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ करंट के कारण नहीं होगा, यहाँ किसके कारण होगा? मैटर या पदार्थ के कारण। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारी अपनी जो RUHS की बुक है उसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहां से भी परचेज कर सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सोलेनोइड एंड करस्पॉन्डिंग मैग्नेट, परिनालिका एवं संगत छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण दोनों के लिए क्या होता है? बराबर ही होगा ना, सेम फॉर बोथ। जो हमारे पास सोलेनोइड है वो भी किसकी तरह बिहेव करता था? लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, मैग्नेट या चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो किसी सोलेनोइड से संगत छड़ चुंबक है उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? सेम होगा, सेम तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फिर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो नाम क्या आ गया? प्रति चुंबकीय। ये 2024 में क्वेश्चन भी आया था, है ना? 2024 से पहले की है अपनी बुक, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में रिपीट हुआ था। प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक जब भी आ जाए, प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात जब भी की जाएगी, तो डायमैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय पदार्थ में एक बात याद रखना, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, वीकली रिपेल करते हैं। इनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, चुंबकीय प्रवृत्ति जीरो से कम, मतलब नेगेटिव एंड स्मॉल होती है। म्यू आर कितना होता है? म्यू आर का क्या रिलेशन होता है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इसी तरीके का रिलेशन होता है ना। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, और काई एम क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। म्यू आर किससे ज्यादा होगा? जीरो से ज्यादा होगा, और एक से क्या होगा? कम। डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए काई एम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तापमान पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती। इसके बाद कौन आते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक डिपेंड करते हैं, फेरोमैग्नेटिक भी डिपेंड करते हैं। केवल यही पदार्थ हैं जो तापमान पर निर्भर नहीं करते। क्या आंसर आ जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In an experiment, it is found that magnetic susceptibility of a given substance is much greater than 1। जो चुंबकीय प्रवृत्ति है किसी पदार्थ की, वो एक से बहुत ज्यादा है। पॉसिबल सब्सटेंसेस, पदार्थ कैसा होगा? लोह चुंबकीय। चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक की। उससे कम किसकी होती है? उससे कम किसकी होगी भी? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय की। और सबसे कम मतलब नेगेटिव में किसकी होती है? डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, तीन ही पदार्थ होते हैं। एक से बहुत ज्यादा किसके लिए होती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन। इफ मैग्नेटिक ससेप्ट इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल हैज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी -1, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -1 है। -1 चुंबकीय प्रवृत्ति किसके लिए होती है? अरे -1 किसके लिए होगी भी? डायमैग्नेटिक के लिए होगी ना। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। म्यू आर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस काई एम। तो म्यू आर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो ऑप्शन एक में ही है क्या? जीरो होगा। और कैसा पदार्थ होगा? डायमैग्नेटिक होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक प्रति चुंबकीय की होती है, अभी बताई थी। ये वैसे एग्जाम्पल किसका पता तुम्हें? ये सुपर कंडक्टर होता है। अति चालक के लिए आती है वैल्यूज। सुपर कंडक्टर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है।
परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? सुपर कंडक्टर या अतिचालक। अतिचालकों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? -1 होती है, और जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर। म्यू आर डायमेंशनलेस है, सही बात है। इट्स वैल्यू इज 1 फॉर वैक्यूम मीडियम, ये भी सही बात है। फॉर फेरोमैग्नेटिक म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0। फॉर पैरामैग्नेटिक, ये गलत है भाई। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर 0 होता है, नहीं, अनुचुंबकीय के लिए म्यू आर कितना होता है? 1 से ज्यादा। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा? म्यू आर की वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा 1 से, क्योंकि इस टाइम पे काई एम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। काई एम पॉजिटिव मतलब काई एम 0 से ज्यादा होता है, तो म्यू आर किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल। ऋणात्मक एवं मल, ऋणात्मक केवल डायमैग्नेटिक के लिए होते हैं, प्रतिचुंबकीय। घूम फिर के वही बातें पूछी जा रही है, नहीं पूछी जा रही है भाई, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज, एक चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता किससे कम है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब म्यू आर कितना दे रखा है? 0.9983। किससे कम है? 1 से कम है या नहीं? अभी किससे कम आ गई इसकी वैल्यू? 1 से कम। म्यू आर की वैल्यू 1 से कम किसके लिए होती है? अभी हमने पढ़ा डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय के लिए काई एम किससे कम होता है? 0 से कम। तो म्यू आर किससे कम हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सही बात है, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? कारण पूछ लेता तो। इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि अगर प्रतिच्छेदित कर जाएं, अगर इंटरसेक्ट कर जाएं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। द लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ना, अंदर कहां से कहां तक डायरेक्शन होती है? साउथ से नॉर्थ तक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म में क्लोज लूप, बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। द टेंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात भी सही है, ठीक है। गलत से ज्यादा इसके अंदर ये सही वाले सारे पॉइंट्स भी क्वेश्चन बन सकते थे, सबको देख लेना ध्यान से। हाउ डज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए टेम्परेचर के लिए क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है क्यूरी लॉ। काई क्या होता है? 1/T। काई को और क्या लिख सकते हैं? C/T। C क्या होता है यहाँ पर? क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक, इसी को क्यूरी का नियम भी बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज मोर देन क्यूरी टेम्परेचर। देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ का एक बात आपने सुनी होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होने लग जाती हैं? कम होने लग जाती हैं। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है C/T - Tc। यहाँ Tc क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर, ये होता है क्यूरी वाइस का नियम। तो अब मैं क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर किससे ज्यादा हो जाए? क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप से ज्यादा हो जाए, जब किसी फेरोमैग्नेटिक को, लोह चुंबकीय पदार्थ को इतना गर्म कर लिया जाए कि उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो वो किस में बदल जाता है? फेरो अपनी प्रॉपर्टी कम करेगा। फेरो कम करेगा तो किस में बदलेगा? पैरा में, अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो ये किस में बदल जाएगा? इससे ज्यादा तापमान पर, इस पर फिक्स, इस टेम्परेचर पर ये किस में बदल जाता है? अनुचुंबकत्व। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी क्या दर्शाएगा? पैरामैग्नेटिज्म ही दर्शाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज आर अलाउड फॉर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? प्रतिचुंबकीय के लिए। प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू आर की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होती है और 1 से क्या होती है? कम। 1 से कम, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया। अब दूसरा, यहाँ एप्सिलॉन आर 0.5, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कम नहीं हुआ करती। एप्सिलॉन आर मिनिमम किसके लिए होता था? एयर के लिए। कितना होता था? 1 होता था। तो पहले म्यू आर से 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए, फिर किसके हेल्प से सोल्व कर दिया हमने इसको? एप्सिलॉन आर के हेल्प से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी नीट का PYQ भी है ये वैसे। इफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक
dipole moment m is bent in form of an arc as shown in figure, then the new magnetic dipole moment will be। नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का तरीका पता आपको? m का क्या फॉर्मूला होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी पहले? L थी। देखो ये पोल स्ट्रेंथ कितनी? m, ये कितनी मान लेते हैं? -m। एक नॉर्थ पोल रहा होगा, एक साउथ पोल रहा होगा। ये लेंथ पहले कितनी थी? ये लेंथ कितनी थी भी? L। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यही है क्या? ये डिस्टेंस हमें चाहिए, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ? L डैश। ये R है, ये R है, ये एंगल हमें दिया हुआ 60 डिग्री, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 60 डिग्री है, मतलब ये कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी? R के इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी भी? ये R है, ये भी R दिया हुआ है, तो ये भी किसके इक्वल होगा? R। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, बेसिक सा रिलेशन आपने कभी पढ़ा हो तो एंगल किसके इक्वल होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस थीटा। कोण किसके बराबर होता है? चाप बटा त्रिज्या। आर्क कितनी है? L, और त्रिज्या रेडियस कितनी है? R। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 60 डिग्री। 60 डिग्री को और क्या लिखा जा सकता है? पाई/3। अरे 180 डिग्री का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री मीन्स पाई। तो 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? 180 में किसका भाग देंगे? 60 आ जाए, 3 का ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 60 डिग्री का मतलब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई/3। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/3 इज इक्वल टू L/R। R किसके इक्वल आ गया? 3L/पाई। जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा? m डैश किसके इक्वल आएगा? स्मॉल m। इस बार दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R ही है इस बार, तो अगर बेंड कर दिया तो इस R की वैल्यू पुट कर दो। m, R की वैल्यू कितनी है? 3L/पाई। m इंटू एल को क्या लिख सकता हूँ मैं? m इंटू एल, कैपिटल M। तो m डैश किसके इक्वल आ गया? 3m/पाई। तो पोल स्ट्रेंथ तो नहीं बदली, लेकिन कौन बदली? पोल स्ट्रेंथ पता है किस पर निर्भर करती है? ध्रुव शक्ति निर्भर करती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ये हमारी बार मैग्नेट है, इसको ऐसे भी काट दोगे ना तो भी इसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी कभी भी। पोल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इस वाले एरिया पर, अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। याद रखना इस बात को। तो पोल स्ट्रेंथ तो बेंड करने से नहीं बदल सकती ना, बस क्या बदल गई? दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस बदल गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखना, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ऑफ यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज 1 मीटर देन फोर्स एक्टिंग। फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो मैग्नेटिज्म के अंदर भी। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर लिया करो। वहां क्या होता था? KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ K की जगह कितना आ जाएगा? μ0/4 पाई। Q1 की जगह क्या आ जाएगा? M1। Q2 की जगह M2। अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। बस चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी और 1/ε0 की जगह कौन आ जाएगा? μ0। अब वैल्यूज पुट कर दोगे। M1 टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये वैल्यू भी एक दे रखी है, ये वैल्यू भी कितनी दे रखी है? अरे यदि इकाई चुंबकीय शक्ति कितनी है? यूनिट। यूनिट इकाई का मतलब क्या होता है? एक। डिस्टेंस भी कितनी है? एक। तो एक का स्क्वायर भी कितना हो गया? एक। μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 पाई। बचा कितना? 10⁻⁻7। सब ऐसा यूनिट में लिया तो क्या आंसर आ गया? 10⁻⁻7 न्यूटन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत बनाता है। जैसे कि क्या करता है? फॉर्मूला ही पूछना चाहता है आपसे, बस सारी वैल्यूज किसके इक्वल दे देता है? यूनिट के इक्वल दे देता है, इकाई के इक्वल। जैसे 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर अगर आपको μ0 की वैल्यू नहीं आती, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको μ0 की वैल्यू ना पता हो तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा भी। तो μ0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। फिर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट किस फॉर्म के अंदर लिखी जाती है? अभी मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? पहली चीज तो इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखते हैं? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। पोल स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, ध्रुव शक्ति की इकाई, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछ लेता है, यूनिट डायमेंशन का भी एक क्वेश्चन बनता है ना, तो इसकी क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर। साथ में किससे मल्टीप्लाई करना होता है? अरे डाईपोल या द्विध्रुव है, डाई का मतलब क्या? दो। दो पोल बनाने होते हैं, तो एक नॉर्थ बनेगा, एक क्या बनेगा? साउथ। डाईपोल मोमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? चाहे मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट हो चाहे इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट क्या होता है? मल्टीपल ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा?
पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स, किसी एक ध्रुव की शक्ति गुणा दोनों ध्रुवों के मध्य की पृथक्करण दूरी को क्या कर दिया जाता है, गुणा या मल्टीप्लाई करते हो। फिर नेक्स्ट देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरेक्ट विथ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके साथ परस्पर क्रिया नहीं करती, किसके साथ नहीं करती भी, स्टैटिक चार्ज के साथ, क्योंकि स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, तो कोई भी स्थिर आवेश है वो क्या नहीं करेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, चाहे वो मैग्नेट रेस्ट में हो चाहे एक्सिलेटेड में हो। डायनेमिक चार्ज गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इंटरेक्शन के लिए, अकेली मैग्नेटिक फील्ड काहेगा इंटरेक्शन करेगी। फिर नेक्स्ट है डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, प्रति चुंबकत्व किसके कारण होता है, डायमैग्नेटिज्म किसके कारण होता है भी, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायमैग्नेटिज्म ये शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, प्रति चुंबकत्व किसके कारण होता है इसका आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ तो चुंबकत्व दर्शाते ही नहीं है, तो इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाता है, 0, क्योंकि इनके अंदर कोई इंडक्शन कोई प्रेरण नहीं हो सकता। फिर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, चुंबकीय क्षेत्र कहां पर सर्वाधिक होता है किसी भी छड़ चुंबक के लिए, दोनों ही पोल्स पर मैक्सिमम होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, डी ऑप्शन। फिर एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वायु किसका उदाहरण है भी, एग्जाम्पल्स आपको सबके याद रखने हैं। एयर किसका एग्जाम्पल होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ का। एक बात और याद रखना, एग्जाम्पल के अंदर अगर पूछता है तो जो मैंने बताया था आपको सुपर कंडक्टर अति चालक, उससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर या अति चालक किसके उदाहरण होते हैं, तो सुपर कंडक्टर किसके उदाहरण होते हैं, डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय पदार्थ के ही उदाहरण होते हैं। उनके लिए आपसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और म्यू आर इन दोनों की वैल्यू पूछ सकता है। मैग्नेटिज्म एट सेंटर ऑफ बार मैग्नेटिज्म, छड़ चुंबक के केंद्र पर चुंबकत्व कितना होता है, बार मैग्नेट के सेंटर पर मैग्नेटिज्म हमेशा कितना होगा, 0। याद रखना मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट का छड़ चुंबक का चुंबकत्व पढ़ना है तो कहां पर स्टडी की जाती है, दोनों ही पोल्स के ऊपर। फिर द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, गाउस का नियम सीधा सा, गाउस का नियम क्या कहता था, किसी बंद सतह के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, सबमिशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, कुल परिबद्ध आवेश। तो किसी बंद सतह के लिए चुंबकीय फ्लक्स कितना आ जाता, म्यू नॉट इंटू सबमिशन एम। अब कुल आवेश तो परिबद्ध सतह के अंदर हो सकता है, अकेला पॉजिटिव अकेला नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे मैग्नेट के अंदर अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ तो कभी होते ही नहीं है, तो दोनों पोल्स होंगे। नेट पोल स्ट्रेंथ, नेट ध्रुव शक्ति हमेशा कितनी होती है, 0। कोई भी बंद सतह हो उसका चुंबकीय फ्लक्स पूछे हमेशा कितना होगा, 0, कोई किंतु परंतु होनी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स की भी बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात करें, तो शेप साइज इन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा, एनक्लोज चार्ज परिबद्ध आवेश पर। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई, शुरू में ही बता दिया था, म्यू आर किसके इक्वल होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अच्छा, इसी तरीके से एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, ये क्या है, मैग्नेटिज्म के लिए। इक्विवेलेंस चलती है ना दोनों में, समतुल्यता। म्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस काई के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन थे कुछ 5th चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। देखो 5वें चैप्टर से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो एक तो इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसके अलावा और कौन से टॉपिक बचते हैं कि टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना होता था, P sin थीटा। वैसे ही मैग्नेटिक पर कितना हो जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, M B sin थीटा। वैसे ही वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, माइनस PE cos थीटा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाती है, माइनस MB cos थीटा। वैद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, और P क्या होता था, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह कौन आ जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पोटेंशियल एनर्जी से एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। स्थितिज ऊर्जा से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा उसका स्थायित्व क्या होगा,
कम। अरे जिसकी एनर्जी ज्यादा है यार वो स्टेबल थोड़ी रह पाएगा। हमें उल्टा लगता है, हमें लगता है एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं भाई, ऊर्जा ज्यादा होने से स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। जैसे बेसिक सा उदाहरण देख लो ना, तुम खड़े हो आराम से, तुम्हें कोई ऊर्जा दे तो तुम्हारा स्थायित्व खत्म होगा या नहीं होगा। गर्म तवे पर तुम्हें खड़ा कर दिया, क्या होगा, उछल कूद करोगे ना। तो वैसी चीज है, एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। मान लीजिए एक कंटेनर, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब उसको गर्म करने लगे, गर्म कर रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं उसको, एनर्जी दे रहे हैं। गर्म करने से क्या होगा, उन पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी खत्म होगी या नहीं होगी। तो ऊर्जा जितनी ज्यादा, स्थायित्व उतना ही क्या होता है, कम होता है। कोई कहे कि मुझे स्टेबल होना है अब से आगे, तो स्टेबल तो भैया आदमी कब होगा, एक ही दिन होगा ना स्टेबल। तो स्थायी किस दिन होगा, जिस दिन ऊर्जा जीरो हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने का क्या तरीका, एनर्जी कम कर दो। पार्टिकल की एनर्जी, बीमार हो जाते हो तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होते है तो स्थायी होना, पड़े हो भी एक जगह आराम से। तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सा नियम है, उल्टा मत याद रख लेना इस बात को। 100% यही डाउट आता है कि स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी ना। वो बाइंडिंग एनर्जी है, 13वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं। 13वें चैप्टर में स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है, जब बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। देखो अंतर है दोनों में, यहाँ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। वहां कौन सी एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो होती किस लिए है, स्टेबिलिटी के लिए। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, नाम से क्या पता चल रहा है, वो ऊर्जा तो बांध के रख रही है। वो ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। उसमें भी याद रखना 13 चैप्टर के अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी से लेना देना नहीं है, पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्यादा होने से क्या होता है, स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 0, तो यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे क्या आती है, मिनिमम। तो ये कितना आ जाता है, -P। ये मिनिमम हो तो इस टाइम पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर्वाधिक स्थायी साम्यावस्था। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं इसके अलावा जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा बाकी 5वें चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स देखना चाहते हो तो विश्वास ई लर्निंग ऐप पर जो कोर्स अवेलेबल है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी तरीके की भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।